रौनक, राहुल, सृष्टि और दिव्या एक सुनसान सड़क पर एक पुरताइश बंगले के सामने खड़े थे। रात के 11 बज रहे थे। ठंडी हवाएं और जंगल से आने वाले जानवरों की आवाजें। तभी मोहित और अनीता इस घर से बाहर आए। मोहित, तुम लोग कौन हो? रौनक, सर, हम नोएड जा रहे थे और रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। जब हमने घर फोन करना चाहा तो देखा कि हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तो हमने सोचा कि हम आपसे मदद मांगे। अनीता, कोई बात नहीं बच्चों, मेरा फोन भी डेड है, लेकिन तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, अंदर आ जाओ। ये सुनकर चारों खुश हुए और शुक्रिया अदा करते हुए घर के अंदर पहुंच गए। अंदर जाने के बाद इनकी आंखें फैल गईं। वो लोग इन्हें देखकर महंगे महंगे धाती टुकड़ों को चीरने लगे। अनीता, बैठो बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। मोहित, हाँ हाँ, तुम खाना रख दो, तब तक मैं बच्चों से बात करूंगा। ये कहकर मोहित खाने की मेज पर बैठे बच्चों के साथ बातें करने लगा। रौनक ने अपने करीब बैठे राहुल की तरफ देखा तो उसकी बेल्ट पर चाकू है। रौनक ने राहुल से सरगोशी की। रौनक, मैंने तुमसे कहा था बेवकूफ, कोई हथियार अपने पास ना रखना। फिर तुमने ये छुरी क्यों नहीं छोड़ी? अगर ये लोग डर गए कि हम चोर हैं। राहुल, क्या आप जानते हैं कि ये चांदी की चाकू मेरे लिए खुशकिस्मत है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। इन बुरों औरतों को भी पता नहीं चलेगा। खाना तैयार है बच्चों। ये कहते हुए अनीता ने मेज पर 2 प्लेटें रखी और उनका ढक्कन हटाकर इनमें चिकन रखा। बच्चों को खाना क्यों पसंद आया या नहीं? तो दिव्या ने कहा, जी मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। अनीता ने कहा, तो खाना शुरू करो। ये कहकर वो पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराया और कहा कि ये खाने से आपका खून गर्म और मीठा हो जाएगा। मोहित, बच्चों, हमारा घर बहुत बड़ा है, इतने दिनों के बाद यहाँ आए हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम कमरे भर जाओ, इसलिए जिसको कमरा पसंद हो वो मुख्तलिफ कमरों में आराम से रह सके। ये सुनकर चारों खुश हुए और इन्हें अलग अलग कमरे दे दिए गए। पैगाम मिलते ही सबने 1 घंटा इंतजार किया। ठीक 1 घंटे बाद रौनक अपने कमरे से निकलकर मोहित और अनीता के कमरे की तरफ चला गया। हल्के से दरवाजा खोला तो मोहित बेड पर अकेला सो रहा था। रौनक, ये और भी अच्छा है, दोनों अलग अलग सोते हैं। ये कहकर वो खामोशी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और खामोशी से अलमारी की तरफ गया और उसे खोलने लगा। अलमारी नहीं खुल रही थी, उसे लगा कि इसे ताला लगा है। फिर उसने देखा कि मोहित के तकिए के पास एक चाबी रखी है। उसने सोचा कि ये चाबी इसी अलमारी की है। जैसे ही उसने चाबी उठाई, मोहित ने उसका हाथ थामा तो रौनक डर गया। जैसे ही मोहित ने खौफनाक अंदाज में हंसते हुए अपनी आंखें खोली तो रौनक चीखा। मोहित की आंखों का रंग बदलकर सुर्ख हो गया था और उसके 2 दांत भी भर चुके थे। मोहित उठा और रौनक ही चीखते हुए वहां से भागा। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मोहित, तुमने चोरी का इरादा मनसूख कर दिया? रौनक चीख कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले मोहित ने उसे पीछे से पकड़ लिया और खौफनाक कहका लगाया और कहा, आज इतने दिनों बाद ताज़ा खून पीने को मिलेगा। इसका खून चूसने लगा। चंद मिनटों में उसने रौनक का सारा खून चूस लिया और कुछ देर तक झगड़ने के बाद रौनक मर गया। फिर मोहित ने हंसते हुए कहा, वम्पायर हाउस में खुश आमदीद। दिव्या, लगता है रौनक सारा सामान ले जाना चाहता है। अभी 1 घंटा हो गया है, मैं देखूंगी कि वो कहाँ है। ये कहकर वो अपने कमरे से निकली और बाहर पहुंच गई। उसे वहां किसी को नजर नहीं आया। फिर पीछे से आवाज आई, अनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिव्या, कुछ चाहिए था? दिव्या, हाँ मैडम, मुझे प्यास लगी थी। अनीता, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पानी दूंगी। ये कहकर अनीता उसका हाथ पकड़कर किचन की तरफ ले गई। उसने दिव्या का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ रखा था और किचन में पहुंचते ही उसे दर्द होने लगा। दिव्या ने कहा, मैडम, मेरा हाथ छोड़ दो, दर्द हो रहा है। ये सुनकर अनीता ने जैसे ही दिव्या से आंख मिलाई, दिव्या चीख उठी। अब अनीता भी 25 साल की हो चुकी थी और सुर्ख आंखों से दिव्या को खौफनाक अंदाज में देख रही थी। उसके दांत भी खुश थे। दिव्या का हाथ ऊपर उठा और उसकी कलाई पर दांत गाड़कर खून चूसने लगा। दिव्या ने जोर से चीख कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वो नीम मुर्दा हो चुकी थी और जैसे ही अनीता ने उसे छोड़ा, वो जमीन पर गिर गई। दिव्या ने एक दर्दनाक चीख के साथ आखिरी सांस ली और फिर अनीता जोर जोर से हंसने लगी।
राहुल अभी तक अपने कमरे में ही गाफिल बैठा था कि सृष्टि वहां पहुंच गई। सृष्टि, वो दोनों नहीं जान पा रहे कि उन्होंने 1 घंटे बाद कहां से उठने को कहा। राहुल, मैं भी रौनक की कॉल का इंतजार कर रहा था। फिर मोहित और अनीता उसके कमरे में गए और कहा कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सृष्टि मोहित और अनीता को 50 के रूप में देखकर डर जाती है और राहुल के पास भागती है। सृष्टि और राहुल दोनों खौफजदा हो गए तो मोहित और अनीता ने उन पर हमला कर दिया। मोहित ने राहुल पर एक झपटा मारा, उसे लेकर बिस्तर पर गिर गया। वो उसकी गर्दन काटने ही वाला था कि उसके हाथ तकिए के पास रखे राहुल के चाकू से टकरा गया। मोहित चलाया उससे दूर। राहुल समझ गया कि ये 50 है और 50 चांदी से दूर है। राहुल ने जल्दी से चाकू उठाया और मोहित की तरफ इशारा किया। राहुल ने देखा कि अनीता सृष्टि के ऊपर है और उसे काटने ही वाली है। उसने भागकर अनीता की पीठ में छुरा घोंपा और वो चीख उठी। वो चीखता और कराता हुआ जमीन पर गिर गई। ये मिल गया। उसके जिस्म से जो खून निकल रहा था वो नीला हो गया। राहुल ने जल्दी से सृष्टि को खड़ा किया और दोनों बाहर भागने लगे, जबकि मोहित गुस्से में इन दोनों के पीछे भागा। जैसे ही वो लोग मेन रोड पर पहुंचे, मोहित उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी अनीता को मार डाला है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता है। ये कहते हुए उसने राहुल का हाथ ऐसे मरोड़ा कि चाकू दूर गिर गया। फिर उसने सृष्टि को धक्का देकर राहुल पर झपटा। उसने राहुल को चेहरे पर नाखून मारकर जख्मी कर दिया और उसकी गर्दन पर हमला करने ही वाला था कि सृष्टि ने जमीन पर गिरा हुआ चाकू उठाया और भागकर मोहित की गर्दन पर वार किया। मोहित खौफनाक आवाज में चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मोहित के जिस्म से आस्ता आस्ता नीला नीला जहरीला खून भी निकला और वो भी खत्म हो गया। राहुल ने फौरन सृष्टि का हाथ थामा और कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर दोनों आंखों में खौफ और दिल में खौफ लिए उसी रात वहां से भाग गए और फिर दोनों ने दोबारा कभी चोरी न करने की कसम खाई।